राजस्थान की अंता विधानसभा में उपचुनाव है और जोरों पर उपचुनावों को लेकर जो दमखम है वह पार्टियां लगा रही है। लेकिन क्या होगा, क्या समीकरण वहाँ के कहते हैं और नरेश मीणा क्या किसी की गणित तो नहीं बिगाड़ देंगे, क्योंकि केजरीवाल का समर्थन भी मिल चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लाल कुमार जी चुग साहब हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि वे इसको कैसे देखते हैं। सर, TV9 पर पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने जो मुझे इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चुनाव रोचक रहने वाला है। उपचुनाव है, एक ही सीट है और पूरा दम लगाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को पूरे? देखिए कि इसकी कुछ मुख्य बातें आप देख लीजिए कि 12 अंतर जो विधानसभा है वो 2008 में नहीं बनी है और उसके 2008 से लेकर 2023 तक अभी 4 चुनाव हुए हैं। इन 4 चुनाव में देखें तो इसमें मुख्य बातें यह नज़र आती है कि यहाँ से कांग्रेस जब भी चुनाव जीती है वो हर समय अच्छे मतों से चुनाव जीती है, जबकि भाजपा कम मतों से चुनाव जीती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ का जो जिस दल का प्रत्याशी होता है उसकी ही सरकार राजस्थान में बन रही है। 2008 से लगाकर 2023 तक पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट जब भी रही तो यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीता और भाजपा की गवर्नमेंट जब भी रही तो यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीता है। तो यहाँ की मुख्य बातें देखा जाए तो मुकाबला इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और इस मुकाबले के अंदर जो निर्दलीय रूप से नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। नरेश मीणा सर, जिनको अरविंद केजरीवाल ने समर्थन दिया है, क्योंकि दूसरे दल तो आगे नहीं आ रहे थे, वह कई बार हनुमान बेनीवाल के नाम का जिक्र करते थे, राजकुमार रोत के नाम का जिक्र करते थे, लेकिन वे कोई आगे नहीं आ पाए, उनके समर्थन में नहीं आए। तो अब कहेंगे अरविंद केजरीवाल ने तो उनको समर्थन किया है, लेकिन आप उसको कैसे देखते हैं कि क्या आने वाले जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं ये गणित तो नरेश मीणा बीजेपी कांग्रेस की नाम बिगाड़ देंगे? देखिए कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ जिस जाति का जाति आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। देखा जाए जिस पार्टी की तरफ मूवमेंट करती है वो निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव जीतता है। जहाँ तक नरेश मीणा का सवाल है, अभी आपने बोला कि केजरीवाल ने भी उनको समर्थन दिया है। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल का राजस्थान के अंदर इतना ज़्यादा प्रभाव है। अब नरेश मीणा की बात करें तो नरेश मीणा का जो मुख्य वोट बैंक है वो शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है ना। शेड्यूल ट्राइब होने के कारण तो यहाँ पर देखा जाए तो शेड्यूल ट्राइब के जो वोट हैं करीबन 30,000 के करीब वोट हैं। अगर नरेश मीणा सिर्फ एक ही जाति का वोट काटने में सफल रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 से 10% वोट काट सकते हैं। उसका आंकड़ा 5 से 10,000 रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मगर वो अन्य जातियों में भी सेंध मारते हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का अगर वोट बैंक देखा जाए तो यहाँ पर ST SC दोनों का वोट कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट होता है, जबकि माली जाति है वो भाजपा के पक्ष में रहती है, राजपूत भाजपा के पक्ष में रहता है और मुस्लिम जो मतदाता हैं वो कांग्रेस के पक्ष में रहता है। यहाँ पर अगर जाति समीकरण को देखें तो यहाँ पर सबसे मुख्य जो जातियाँ हैं वो 3 जातियाँ मुख्य हैं, जिनका जो 2,27,000 वोटर्स हैं उसका करीबन 50% ये 3 जातियों के बीच में है। 40,000 यहाँ से माली हैं, 35,000 ST के वोट हैं और 30,000 के करीब SC वोट होते हैं। तो मेरे का 1,05,000 के करीब वोटर्स ये हैं। बाकी जो अन्य जातियां हैं, राजपूत है, मुस्लिम्स हैं, ब्राह्मण हैं, जैन हैं, ये करीबन आप समझिए कि 65,000 के करीब इनके मतदाता हैं और अन्य जातियां हैं वो करीबन 30,000 के करीब मतदाता हैं। तो यहाँ पर यही है कि जाति ही यहाँ जीत का सबसे बड़ा फैक्टर है। जो जाति जिस तरफ डाइवर्ट होगी निश्चित रूप से उसकी जीत होगी। बीजेपी ने भी मोहरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाया जो वहाँ से प्रधान है, लेकिन कहीं न कहीं जो दावेदार थे, चाहे प्रभुलाल सैनी हो जो पहले विधायक रहे, वसुंधरा राजे के समय मंत्री रहे,
कहीं उनकी नाराजगी तो भाजपा के लिए भरी न पड़ सके सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि वसुंधरा भी उनके साथ में लगी हुई है। वसुंधरा को भी पहले अपने प्लस पॉइंट में लिया गया है इस सीट के लिए। तो मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ भी ना तो बीजेपी में डिस्प्यूट्स हैं, ना कांग्रेस में डिस्प्यूट्स हैं, मगर बीजेपी की ने जो किया कि उनका एक निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो, उसने पहले मेघवाल जो हैं उन्होंने फॉर्म भरा था, मगर उन्हें बिठाने में वो सफल रहे। जबकि कांग्रेस भली एक हो चुकी हो, मगर नरेश मीणा को बिठाने में असफल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफॉल्ट यहाँ पर कांग्रेस का दिखता है। अभी आप यहाँ हार जीत के बारे में अगर देखें तो टोटल 2,27,000 के करीब मतदाता हैं। मेरे को लगता है कि करीबन 80% के आसपास यहाँ पोलिंग होने की संभावना है। तो ये जो पोलिंग होगी तो उसके अंदर आप पूरी गणित को देखें तो यहाँ पर अगर 2008 से लगाकर 2023 तक अगर औसतन एवरेज कांग्रेस का वोट बैंक देखें तो वो करीबन 50% के अभी करीब हैं, ठीक है ना, और भाजपा का करीबन 40% के अभी करीब एवरेज वोट है। और यहाँ अन्य का जो वोट बैंक है वो करीबन 10% के अभी करीब है। वैसे अन्य को जब त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होता है तो अन्य को सिर्फ 4% वोट मिलते हैं। अब ऐसा का ऐसा मुकाबला 2008 में देखने को मिला था, जहां से मोहनलाल यहां से चुनाव लड़े थे। वो करीबन 18% वोट यहां से ले गए थे। उस समय बसपा भी पावर में थी, वो 4% वोट लगे, तो अन्य के खाते में 26% वोट चले गए थे। अभी आप देखें तो बसपा जो है वो इतनी ज़्यादा वर्चस्व में नहीं है, उसका 4% भी माइनस करें, अगर सपोज अन्य 22% वोट, क्योंकि ये भी त्रिकोणीय मुकाबला है, अगर 22% वोट ले जाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए थोड़ा सा डिफॉल्ट सामने दिख सकता है। और यहाँ पर आप देखें तो करीबन आप ये समझिए कि दोनों दलों के बीच में एवरेज जो वोट है वो 13,000 वोटों का डिफरेंस है। यहाँ 13,000 वोट कांग्रेस प्लस रहती है। अगर 10% वोट भी नरेश मीणा ले गए तो हार जीत का जो अंतर है वो 5 से 10,000 के बीच में रहेगा। और वो सब डिपेंड है कि नरेश मीणा कितने वोट ले जाते हैं, उसके ऊपर हार जीत का फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे लाल कुमार चुग साहब जिनसे हमने बात की, क्योंकि चर्चाओं के दौर हैं जो देखने को मिल रहे हैं, चर्चाएं देखने को मिल रही है अंतः चुनाव को लेकर कि क्या होगा, कौन मैदान में दमखम के साथ दिख रहा है। और त्रिकोणीय मुकाबला नरेश मीणा जो भी पूरा दम दिखा रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़े कर। हमने सर से बात की, क्या देखते हैं 2008 से अब तक के क्या समीकरण रहे हैं और क्या स्थितियां पहले बनी थी और अब स्थितियां क्या बन रही है, और वोटर्स क्या कहते हैं, उनके आंकड़े क्या कहते हैं, आगे क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी कि आगे क्या रहता है। जब परिणाम आएंगे उस समय साफ होगा कि कौन जीता और कौन हारा। TV9 के लिए राजेश डांगी।